डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 16 हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट लास्ट पेज तक हम चैप्टर के पहुंच गए थे प्रीवियस लेक्चर में। ये एक टॉपिक लास्ट पेज पर डिस्कस किया गया है जिसका टाइटल है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। यानी अब इसमें आपने ये देखना है कि 5 ग्रुप हैं वर्टिब्रेट्स के। पाइसेस, उनका स्केलेटन वो मॉडिफाई होके किस में चेंज हुए, एम्फीबियन, उनका स्केलेटन पानी खुश्की दोनों पे। उनसे इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स, उनका स्केलेटन। फिर उनसे इवॉल्व हुए बर्ड्स भी और मैमल्स भी। तो बर्ड्स उड़ने के लिए हो गए, मैमल्स बाकी प्लांटीग्रेड, डिजिटीग्रेड, उंगुलीग्रेड्स इनमें, और रेप्टाइल्स में हमने पढ़ा था वो बाइपिडल। एम्फीबियन में हमने पढ़ा कि एक्सटेंसर, थ्रस्ट, और फिशेस पानी के लिए। तो इनके स्केलेटन को अगर आप आपस में कंपेयर करें, जो बेसिक पैटर्न है मूवमेंट का या बेसिक जो बॉडी का फ्रेमवर्क है वो सेम है। यानी सब में हेड है, हेड के बाद इनकी बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं जिसे। फिर इनके ये जो आगे शोल्डर्स हैं इनको पेक्टोरल गिल्डल्स बोलते हैं। अब फिशेस में तो लिम्स नहीं हैं, बाकी एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज उनमें ये 4 लिम्स हैं पेक्टोरल गिल्डल के साथ जुड़े हुए। इसी तरह फिर पेल्विक गिल्डल है, उसके साथ हाइंड लिम्स जुड़े हुए हैं। और यही बेसिक पैटर्न सेम है। बाकी इनके अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट करती हैं, वो इनके मोड ऑफ लोकोमोशन, इनके हैबिटेट, इनके लाइफस्टाइल, इस तरह के मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जैसे फिशेस जो हैं उनमें एक लोकोमोशन का पैटर्न पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं एस बैंड लोकोमोशन। कार्टिलेजनस फिशेस, बोनी फिशेस, इन सब में ये एग्जिस्ट करता है। अब इसको अगर आप देखें तो ये इस तरह का पैटर्न है। इसमें क्योंकि इनमें कोई लिम्स वगैरह तो है नहीं। अब इसमें आप देखें तो बॉडी के अंदर ये बैंड्स बन रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ, यहाँ पर अगर इसको हम एल का मतलब है लेफ़्ट और आर का मतलब है राइट। अगर इस लेफ़्ट साइड के मसल इधर कॉन्ट्रैक्ट हैं तो अपोजिट साइड पे यहाँ पे ये मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नेक्स्ट ये हिस्से में रिलैक्स होंगे, फिर ये यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इनमें ये होता है कि इनकी फिशेस की जिनकी बॉडी थोड़ी सी वर्म लाइक या होती है, कार्टिलेजनस फिशेस इसमें आते हैं, शार्क इसमें आते हैं, इनकी बॉडी के जो राइट लेफ्ट के मसल्स हैं वो ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक पार्ट में अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट है राइट साइड पे तो लेफ़्ट का रिलैक्स होगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, लेफ़्ट का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट का रिलैक्स होगा। तो इस तरह इनकी बॉडी में ये बैंड्स बनेंगे। इसको नाम हम देते हैं एस बैंड लोकोमोशन का। तो एस बैंड लोकोमोशन पाई जाती है उन एनिमल्स में जिनकी वर्म लाइक बॉडी होती है, या फिशेस में जिनमें इनकी बॉडी के जो राइट लेफ्ट के ईदर साइड के मसल्स हैं वो ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर एक बैंड्स पैदा होते हैं, लैशेस पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं, जिनकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड मूव करती है। बाकी फिशेस की बॉडी पे फिन्स के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर बाहर नहीं निकलता। उनमें बैकबोन ज़रूर होती है, पेल्विक गिल्डल ज़रूर होता है, पेक्टोरल गिल्डल ज़रूर होता है, बट नो लिम्स, कोई टांगे इनके अंदर नहीं होती। इसके बाद जो बाकी ग्रुप हैं फिशेस के, अगर हम उनकी बात करें तो जो टांगे हैं ये बॉडी के नीचे से भी निकलती हैं, साइड से भी निकलती हैं। लिम्स इमर्ज फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बॉडी। ऐसा 2 ग्रुप्स में होता है। कौन से 2 ग्रुप्स में होता है ऐसा? एम्फीबियंस में होता है ऐसा, और रेप्टाइल्स में होता है। अगर आप लिजर्ड की, क्रोकोडाइल की, टॉर्टॉइस की टांगे देखें तो वो उनकी बॉडी के साइडों पे होती हैं। तो लिम्स, फ्रॉग की देखें, लिम्स इमर्ज फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बॉडी इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स भी और एम्फीबियन भी। जबकि अगर आप परिंदों की टांगे देखें तो बॉडी के नीचे हैं, मैमल्स की टांगे देखें तो बॉडी के नीचे हैं। लिम्स इमर्ज बीनीथ द बॉडी, बॉडी के नीचे जो हैं उनकी एग्जाम्पल में आएंगे एवीज और मैमल्स। तो इफ़ लिम्स इमर्ज बीनीथ द बॉडी तो ये होंगे एवीज और मैमल्स, इनकी एग्जाम्पल हैं। एंड इफ़ द लिम्स इमर्ज फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बॉडी तो इसकी एग्जाम्पल में रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात आपको बता दूं कि इस पेज में से जो जो टर्म्स मैं डिस्कस कर रहा हूं आपने इनको अच्छी तरह मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है, और इनके ही एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको देखना है। बाकी ये एक डिस्कशन का टॉपिक है, मगर मेन पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं तो एक टर्म इधर डिस्कस की जाती है, टेट्रापोड्स। The animals which walk on 4 limbs. The animals
एनिमल्स विच वॉक ऑन 4 limbs, वो एनिमल्स जो 4 टांगों पे चलते हैं या जिनमें 4 टांगें होती हैं, सिंपली इनको कहा जाता है टेट्रापोड। द एनिमल्स विच वॉक ऑन 4 limbs आर नोन एज टेट्रापोड। फिर टर्म एक यहाँ पर डिस्कस की गई है पेंटाडेक्टाइल। द एनिमल्स हैविंग 5 digits in hand and feet, तो जिनके हाथ में 5 उंगलियां हों उनको कहा जाता है पेंटाडेक्टाइल। अब इसमें एबनॉर्मली किसी में कुछ ज़्यादा भी होती हैं, कम भी होती हैं। अगर ज़्यादा हो 5 से तो उसको हम कह देते हैं पॉलीडेक्टाइल, और अगर 5 से कम हो तो फिर हम उसको नाम दे देते हैं सिनडेक्टाइल का। वो भी मैं लिख देता हूँ टर्म यहाँ। 5 से ज़्यादा हो तो उसके लिए टर्म होगी पॉलीडेक्टाइल। मोर देन 5 डिजिट्स के लिए, और अगर 5 से कम हो तो फिर हम इसको कहेंगे सिनडेक्टाइल। लेस देन 5 डिजिट्स हों तो सिनडेक्टाइल, मोर देन 5 डिजिट्स हों तो फिर हम इनको कहते हैं पॉलीडेक्टाइल। नॉर्मल मगर कितनी होती हैं? 5 होती हैं, तो इसको कहा जाता है पेंटाडेक्टाइल, PENTA, पेंटाडेक्टाइल हैविंग 5 डिजिट्स। अब इसके बाद इस पेज के लास्ट में ये टर्म डिस्कस की गई है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो उड़ते हैं। बैट्स उड़ते हैं, मगर बैट्स बिलोंग करते हैं मैमल से। बैट्स जो हैं वो परिंदे नहीं हैं, मैमल्स हैं। इसके अलावा बर्ड्स जो हैं ये उड़ते हैं, कुछ नहीं भी उड़ते, जैसे कीवी, ऑस्ट्रिच नहीं भी उड़ते। टीरोडेक्टाइल्स, पी साइलेंट होगा इसमें, टीरोडेक्टाइल, ये दीज आर एंशियंट फ्लाइंग मैमल्स। ये एंशियंट फ्लाइंग मैमल्स हैं। ये ऐसे मैमल्स हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मगर पुराने वक्त में जब ये मौजूद थे ये भी उड़ते थे। तो 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स में डियर स्टूडेंट्स फ्लाइट इवॉल्व हुई है। बैट्स में जो कि मैमल्स का मेंबर है, बर्ड्स तकरीबन ज़्यादातर उड़ते हैं। टीरोडेक्टाइल, दीज आर एंशियंट ग्रुप ऑफ मैमल्स विच हैव द एबिलिटी टू फ्लाई, जिनमें उड़ने की सलाहियत थी। लास्ट पेज पर चैप्टर की अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर एक टर्म डिस्कस की जाती है फोरामेन ट्राइओसियम। फोरामेन ट्राइओसियम। अब इसके नाम से एक तो पता चल रहा है, फोरामेन कहते हैं ओपनिंग बिटवीन द बोन्स को। यहाँ लिख लेते हैं हम इसको। फोरामेन का मतलब होता है ओपनिंग बिटवीन बोन्स। कोई बोन्स की बनी हुई अगर कोई कोई ओपनिंग है, कोई सुराख है, जैसे ऑक्सीपिटल फोरामेन, खोपड़ी की जहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ऐसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं फोरामेन। फोरामेन ट्राई का मीनिंग होता है 3, ऑसियम कहते हैं बोन्स को। तो ऐसी ओपनिंग जो 3 बोन्स से मिलकर बनी है, इसको नाम देंगे फोरामेन ट्राइओसियम का। अब वो इसमें कौन सी 3 बोन्स इन्वॉल्व हैं उनके हम नाम लिख लेते हैं। कोराकॉइड इसमें बोन इन्वॉल्व है, इसके अलावा इसमें स्कैपुला, और क्लेविकल। अब ये बर्ड्स में है, कोराकॉइड बर्ड्स में ही होता है, हमारे में नहीं होता। तो स्कैपुला, कोराकॉइड और क्लेविकल, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान एक कैविटी है। ये वाली जो कैविटी है इसका नाम है फोरामेन ट्राइओसियम। तो एन ओपनिंग बिटवीन कोराकॉइड, स्कैपुला एंड क्लेविकल इज नोन एज फोरामेन ट्राइओसियम। अब इसका यूज़ क्या है? जो फ्लाइट का मसल है डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं सुप्राकोराकॉइड मसल। जो वैसे फ्लाइट में और मसल भी इन्वॉल्व हैं, जो मेजर मसल जिसकी वजह से परिंदे अपने विंग्स की फ्लैपिंग करते हैं, उस मेजर फ्लाइट के मसल का नाम है सुप्राकोराकॉइड मसल। तो अगर आपसे MCQ में पूछा जाता है कि फ़्लाइट मसल का नाम बताएं, तो आप उसका नाम बताएंगे सुप्राकोराकॉइड मसल। इज़ ये अपवर्ड स्ट्रोक प्रोवाइड करता है बर्ड्स की बॉडी को, या फ्लाइट का मसल है।
अब डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इस मसल्स का कोई ना कोई ओरिजिन होगा, कोई इसका इंसर्शन होगा। तो इसका जो इंसर्शन, ये इसका टेंडन पास करता है थ्रू दिस फोरामेन ट्राइओसियम, और इसका इंसर्शन होता है, इसका इंसर्शन होता है ह्यूमरस पर, जो कि 4 आर्म की बोन है। तो परिंदों के किस में होगी? 4 आर्म्स की जगह पर उनके विंग्स होते हैं। तो इट इज़ इंसर्टेड ऑन द, इसका इंसर्शन जो है, और इंसर्शन आपको पता है कौन सा एंड होता है? मूवेबल एंड होता है, ऑन ह्यूमरस। और ह्यूमरस किसकी? विंग्स की बोन है। और इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन आपको पता है कौन सा एंड होता है? इमूवेबल। और इसका ओरिजिन है कील पर, जो कि इनकी चेस्ट की बोन भी होती है। चेस्ट की बोन को ही कहते हैं परिंदों में। तो आप देखें, ये जो सुप्राकोराकॉइड मसल है, इसका ओरिजिन है कील पर मसल है। इसका टेंडन पास कर रहा है इस फोरामेन ट्राइओसियम से, जो कोराकॉइड क्लेविकल और इसने बनाया, और ये इसका इंसर्शन है ह्यूमरस पर। यानी जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ह्यूमरस अप डाउन होगी, और ह्यूमरस विंग्स की बोन है, यानी फ्लैपिंग ऑफ विंग्स होगी। तो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स कराने वाले मसल का नाम है सुप्राकोराकॉइड मसल, जो फोरामेन ट्राइओसियम बोन्स की बनी हुई ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन, और 3 बोन से ये बनी है, इसलिए फोरामेन ट्राइओसियम। और कौन सी 3 बोन्स इसको बना रही हैं? कोराकॉइड, स्कैपुला और क्लेविकल। और ये इंसर्शन है इसका ह्यूमरस पर, जो कि विंग्स की बोन है, 4 आर्म की बोन है, और ये मसल फ्लैपिंग ऑफ विंग्स कराता है, और इसका ओरिजिन इस पर कील पर है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1-2 चीज़ें और हैं छोटी छोटी MCQ के हवाले से इस पेज में। एसिटाब्यूलम किसे कहते हैं? एक पेल्विक गिर्डल में 2 हिप बोन्स पाई जाती हैं या कोएक्सल बोन्स पाई जाती हैं, और ये दोनों कोएक्सल बोन्स जो हैं 3 बोन्स की फ्यूजन से बनी होती हैं। इस तरह से अगर हम बात करें हिप बोन्स की, तो इसका एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट ये है। अब इनके कुछ नाम हैं। इस पॉइंटेड पार्ट को कहते हैं इस्कियम, इस्कियम, और इस कॉलर लाइक पार्ट को कहते हैं इलीक, इलीक बोन, और ये जो दूसरे के साथ अटैच्ड होता है इसको बोलते हैं प्यूबिस। तो आप देखें, आप प्यूबिस, प्यूबिक बोन, इलीक बोन और इस्कियम, ये जहाँ पर फ्यूज्ड हो रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पर एक कैविटी है। इस कैविटी को नाम दिया जाता है, दिस कैविटी इज नोन एज एसिटाब्यूलम। और इस कैविटी पे यहाँ पर जो बोन जॉइंट बनाती है, इस बोन का नाम है फीमर। तो ये हिप जॉइंट में कौन सी बोन बनाती है? फीमर। फीमर का ये कौन सा एंड होगा? प्रॉक्सिमल। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर फॉर्म अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन अ कैविटी विच इज नोन एज एसिटाब्यूलम। और एसिटाब्यूलम क्या होता है? हिप बोन या कोएक्सल बोन। इस बोन का नाम क्या है? हिप बोन कहेंगे इसको, या इसको कहेंगे कोएक्सल बोन। तो हिप बोन, कोएक्सल बोन 3 बोन्स की फ्यूजन से बनती है, जिसका नाम है इलीक बोन, प्यूबिक बोन और इस्कियम। जहाँ पर ये तीनों बोन्स जुड़ती हैं वहाँ पर एक डिप्रेशन होता है, इसका नाम है एसिटाब्यूलम। इस एसिटाब्यूलम पर प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको बनाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, इसी डायग्राम के हवाले से एक और छोटा सा पॉइंट है, वो भी आपको यहीं पर समझा दें। ये पूछा जाता है कि जो पेल्विक गिर्डल है उसके साथ वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा पार्ट अटैच होता है। यानी अगर ये यहाँ पर हमारे पास ये दूसरी प्यूबिक बोन है, ये इसी तरह इलीक होगी, इलीक पार्ट, ये एसिटाब्यूलम। तो इस तरह ये बन गया हमारे पास, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? पेल्विस। पेल्विस के साथ वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा पार्ट जुड़ा होता है?
तो डियर स्टूडेंट, वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्री इस तरह से फ्यूजन के नतीजे में बनती हैं, ये ट्रायंगुलर पार्ट होता है। इस बिल्कुल टिप को तो कहते हैं टेल और कॉकिक्स। जो आखिरी 4 वर्टिब्री हैं उनकी फ्यूजन से तो ये कॉकिक्स बनती है। इतने पार्ट को आप कॉकिक्स कह दें, यहाँ से यहाँ तक। और बाकी ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सैक्रम। तो अब इसके हवाले से एक मैं एमसीक्यू पूछता हूँ, आपको इसका क्लियर आइडिया भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, एक ही बात होती है, गेट अटैच टू पेल्विस? वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा पार्ट है जो पेल्विस के साथ जुड़ा होता है? अब आप इसमें देख सकते हैं कि हिप बोन्स के दरमियान जो पार्ट है वो सैक्रम है, कॉकिक्स वाला पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा सैक्रम। तो वो पार्ट वर्टिब्रल कॉलम का जो हिप बोन्स के साथ जॉइंट बनाता है, इसको हम कहते हैं सैक्रम का। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 16 के जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम मूव करेंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ। आपको पिछले चैप्टर के एंड पर भी हमने बताया था कि एक्सरसाइज में कोई ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, मगर बोर्ड में आपको पता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के पैटर्न से। तो मगर हम करेंगे सबको, क्योंकि उसी ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को, फिल इन द ब्लैंक को किसी MCQ में चेंज किया जा सकता है, किसी ट्रू फॉल को भी MCQ में चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है फिल इन दी ब्लैंक्स का होता है। इसके आंसर्स मैं इधर साथ साथ आपके लिख दूंगा, तो आप लोग अपनी बुक्स निकाल के ज़रा इसको फॉलो करें बात को। इसमें है जी, नंबर 1 है ईच मसल इज़ एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज डैश। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर कहा गया है कि ईच मसल इज़ एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज। अब यहाँ पर पूरे मसल की बात की गई है, तो पूरे मसल को ईच मसल इज़ एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन पूरे मसल को एनक्लोज करती है, इसको हम कहते हैं एपीमीजियम। मगर मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, और वो आप अपनी बुक में लिख भी लें, क्योंकि एपीमीजियम की टर्म हमारी बुक में डिस्कस नहीं की गई। तो यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट को आप ऐसे कर दें, ईच मसल सेल और फाइबर इज़ एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज, तो अब अगर तो यहाँ पर फाइबर या मसल सेल का वर्ड होता तो इसका आंसर होता सार्कोलीमा। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो तो एपीमीजियम है। मगर अगर आपको इसका MCQ बना के दिया जाता है और उसमें एपीमीजियम की ऑप्शन ही नहीं होती, तो आप इसको मसल फाइबर या मसल सेल समझ के, मैं इधर लिख देता हूँ, फॉर मसल सेल और फाइबर समझकर आप इसको सार्कोलीमा पिक कर सकते हैं। बाकी आपने लेक्चर भी अटेंड किए होंगे तो उससे भी आपको ये समझ आ जाएगा कि सेल जो है उसकी मेम्ब्रेन का नाम सार्कोलीमा है, बाकी पूरे मसल को जो इनक्लोज करती है उसका नाम एपीमीजियम है। इसी तरह सेकंड फिल इन द ब्लैंक में आ जाएं। ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक का आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन। ऑस्टियोपोरोसिस जिस हार्मोन के कम होने से होता है उसका नाम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? उसका नाम है एस्ट्रोजन। नंबर 3 पर आ जाएं। द मोल्टिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन। मोल्टिंग जिसको हम एक्डाइसिस भी कहते हैं, ये प्रोसेस जिस हार्मोन से कंट्रोल होता है इसको हम कहते हैं एक्डाइसोन। दिस हार्मोन इज़ नोन एज एक्डाइसोन। तो इस हार्मोन को क्या कहा जाएगा? एक्डाइसोन इसको कहा जाएगा। उसके बाद नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक में देखें, डैश इज स्टोर्ड इन द मसल एज रिजर्व फूड। तो मसल्स की रिजर्व फूड को क्या बोलते हैं? मसल्स की रिजर्व फूड को कहते हैं ग्लाइकोजन।
उसके बाद ब्लैंक नंबर 5 पर आ जाएं। कोलन काइमा सेल्स लैक डैश इन देयर प्राइमरी वॉल। तो कोलन काइमा की जो वॉल्स हैं, सेल वॉल हैं, उसमें क्या नहीं होता, लिग्निन नहीं होता। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो सेक्लेरन काइमा सेल्स में होता है मगर कोलन काइमा सेल्स में नहीं होता। दे लैक लिग्निन इन देयर प्राइमरी वॉल। नंबर 6 देखें, देयर आर डैश वर्टिब्री इन द नेक रीजन ऑफ मैमल्स, देयर आर 7 वर्टिब्री। तो MCQ ये क्वेश्चन नंबर 6 है मगर इसका आंसर है 7। कोई भी मैमल है, इवन जिराफ है, कैमल है, उनकी भी नेक में 7 वर्टिब्री, ह्यूमन बीइंग में भी 7 वर्टिब्री हैं। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द मसल्स, तो मसल्स में जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है उसका नाम है मायोग्लोबिन, जिसकी वजह से मसल्स का कलर भी रेड होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डैश कनेक्ट द मसल्स टू बोन्स, जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है इसको कहते हैं टेंडन। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन। इसके बाद आते हैं नंबर 9 पे। द थिक मसल फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। जो थिक फिलामेंट है वो बना होता है जिस प्रोटीन का, उसका नाम है मायोसिन। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर आपको ये आंसर्स बता देता हूँ। MCQ नंबर 1 में जैसे मैंने आपको कहा कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक आंसर बनता है जो वो एपिमीजियम है। द मेम्ब्रेन विच सराउंड द मसल इज़ नोन एज एपिमीजियम। मगर क्योंकि हमारी बुक में एपिमीजियम का जिक्र नहीं है, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आपको MCQ का इस तरह बनता है कि फॉर मसल सेल या फाइबर कहा जाए तो फिर आप इसका आंसर सार्कोलीमा भी कर सकते हैं। मगर बहुत सी हैंड बुक्स में आपको इसका आंसर सार्कोलीमा लगा हुआ नज़र आएगा क्योंकि वो इसको मसल सेल या फाइबर कहते हैं। मगर आप बुक की स्टेटमेंट देखें तो पूरे मसल को एपिमीजियम सराउंड करता है। तो ब्लैंक का जो दुरुस्त आंसर है वो यही है। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि ऑस्टियोपोरोसिस एस्ट्रोजन की कमी से होता है। तीसरा होगा मोल्टिंग को एक डाइसोन कंट्रोल करता है। मसल्स की रिजर्व फूड ग्लाइकोजिन है। कोलन काइमा सेल्स में लिग्निन नहीं होता। मैमल्स की नेक में 7 वर्टेब्रे होते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मसल सेल्स की मायोग्लोबिन है। नंबर 8 में है टेंडन जो मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है, और थिक फिलामेंट बना होता है मायोसिन का। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो दिया हुआ है ट्रू फॉल्स के हवाले से। तो इन स्टेटमेंट्स को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2। जी डियर स्टूडेंट्स, पहला सवाल है द शोल्डर जॉइंट इज़ अ हिंज जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट तो हिंज जॉइंट नहीं होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसको आप ठीक कैसे करेंगे, हिंज जॉइंट की जगह पर आप इसमें लिख देंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हिंज जॉइंट नहीं होता, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको ठीक कैसे करेंगे, शोल्डर जॉइंट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड देखें, टेंडन कनेक्ट बोन्स टुगेदर एट जॉइंट। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें आप क्या करेंगे, टेंडन्स की जगह पर आप लिखेंगे लिगामेंट्स जॉइंट द बोन्स एट जॉइंट्स। बोन्स को आपस में जोड़ते हैं जॉइंट्स पे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स में जो तीसरा क्वेश्चन है, आर्थराइटिस इज़ ऑफन अकम्पनीज एजिंग। तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि आर्थराइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट जो है वो एजिंग के साथ साथ होती है। तो ये किसी हद तक बात ठीक है, क्योंकि एजिंग के बढ़ने के साथ साथ बोन्स के अराउंड कार्टिलेज कम होती है, बोन्स के बिटवीन फ्रिक्शन बढ़ती है और आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैल्शियम प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्थ की स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और इसको हम ठीक कैसे करेंगे, इसमें हम कैल्शियम की जगह पर लिखेंगे ATP प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम नहीं, ATP प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मोस्ट ऑफ द सेक्लेरेनकाइमा सेल्स आर नॉन लिविंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिफ्थ ट्रू फॉल्स है ये ट्रू है। जो ज़्यादातर
सिक्लेरन काइमा सेल्स होते हैं, दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, तो इसलिए वो डेड सेल्स कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं सिक्स्थ ट्रू फॉल्स की तरफ। विसरल मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ। तो विसरल मसल स्मूथ मसल्स को कहते हैं, तो ये स्ट्रेटेड नहीं होते। इसका मतलब है ये जो 6 की स्टेटमेंट होगी ये भी फॉल्स है, और इसमें आप सही कैसे करेंगे, इसको स्ट्रेटेड की जगह अनस्ट्रेटेड कर दें या अनस्ट्रिप्ड कर दें, तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी कि विसरल मसल स्मूथ होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं और अनस्ट्रिप्ड होते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट एक बार फिर आप इसके आंसर देख लें। थर्ड ट्रू फॉल्स और 5 इनकी स्टेटमेंट ट्रू हैं, बाकी ये सारे फॉल्स हैं, और वो आपको बता दिया कि ये कैसे ठीक होंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि MCQs बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर MCQ। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स जो हमारा पहला सवाल है, 1 बाय 1 इनको देखते हैं। विच ऑफ दीज इज़ अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, ATP। तो नंबर 1 का आंसर होगा A ऑप्शन, जो कि मैंने आंसर भी लिख दिया है यहाँ पे, ATP। अच्छा, यहाँ आपको बता दें कि ये बोथ A एंड B क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो केराटिनिन फॉस्फेट है ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। केराटिनिन फॉस्फेट एनर्जी को स्टोर ज़रूर करता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो इसलिए ये हम इसको भी सोर्स ऑफ ATP कह सकते हैं, अनदर सोर्स ऑफ ATP या अल्टरनेट सोर्स ऑफ ATP, मगर ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो अब ये 4 ऑप्शन है। सार्कोमियर इंक्रीजेज इन साइज, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस, मायोसिन स्लाइड पास एक्टिन। तो इसका आंसर B ऑप्शन होगा, B ऑप्शन, मायोसिन स्लाइड पास एक्टिन। इसके बाद नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो इसमें Which of the following changes occur when a skeletal muscle contracts? The A band shorten। तो A band की लेंथ में तो डियर स्टूडेंट्स कोई चेंज आता ही नहीं है, A band की लेंथ शॉर्ट नहीं होती। The Z line slide further apart, वो भी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है एक दूसरे के करीब आती हैं। I band shorten, एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें से जो दुरुस्त स्टेटमेंट है वो हमारी है B ऑप्शन। हम ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, B ऑप्शन। सेकंड की भी B ऑप्शन थी, थर्ड की भी B ऑप्शन है, और फर्स्ट की A ऑप्शन थी। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। MCQ नंबर 4, थिन फिलामेंट इन मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ। A ऑप्शन आंसर होगी एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। थिन फिलामेंट इन मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ, A ऑप्शन आंसर होगी। 3 प्रोटीन इसको बनाते हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्रेटेड मसल इज इनिशिएटेड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ। जी, एनर्जी रिलीज होगी किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। तो ये ऑप्शन बनेगा हमारा B, बीटा, B फॉर बीटा। कैल्शियम आयन की मौजूदगी में मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी या सिग्नल मिलेगा। इन द मेमेलियन स्केलेटन देयर इज अ डिस्टिंक्ट साइनोवियल जॉइंट बिटवीन बोन्स ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम के बिटवीन जो जॉइंट है वो तो इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। सैक्रम ऑफ इलियम, ये भी एक इमूवेबल जॉइंट होता है। ह्यूमरस एंड अल्ना, स्टर्नम एंड फ्लोटिंग रे। तो ह्यूमरस एंड अल्ना ये बनाते हैं एल्बो जॉइंट। तो ये इसका आंसर भी क्या बनेगा, B ऑप्शन।
ह्यूमरस एंड अल्ना बाजू की बोन्स हैं और इनके बिटवीन बनता है साइनोवियल जॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, तो इनमें से जो बोन एक्सियल स्केलेटन में शामिल की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ रिब्स हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो ये दोबारा इधर 6 ही लिखा हुआ है तो हम भी इसको दोबारा 6 ही लिख लेते हैं, तो ये बनता है ए ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर जो बुक में नंबरिंग है हम उसी को फॉलो करते हैं। जो 2 बार 6 लिखा है तो पहले वाले 6 का आंसर बी है और दूसरी बार जो 6 लिखा है उसका आंसर ए है। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर होगा ए बी। ए में है सैक्रम, बी में है कॉकिक्स, डी में है सर्वाइकल थोरेसिक लंबर और लास्ट ऑप्शन इसका आंसर बनेगी वो आई थिंक ई बनाया हुआ है इसको ऑप्शन को, तो इसको हम ई ही लिख लेते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। ये इसका आंसर होगा जो बुक के मुताबिक नंबर 7 क्वेश्चन है। उसके बाद है 8, इन मैमल्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7, तो इसका आंसर भी बी ऑप्शन है। 7 वर्टिब्री होते हैं, 10 है फिर ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, तो स्कल नहीं, इसका आंसर करेंगे क्रेनियम, क्योंकि सिर्फ ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, ये ऑप्शन आंसर होगा। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटीग्रेड, तो इनमें से प्लांटीग्रेड कौन है, मंकी, तो बी ऑप्शन आंसर होगी 10वें सवाल की। 11th क्वेश्चन में ब्रेकियोरेडियलस मसल कॉजेज द अपलिफ्ट ऑफ, तो ये रेडियस पर इसका इंसर्शन होता है, रेडियस का अपलिफ्ट कॉज करेगा, ए ऑप्शन होगी। उसके बाद मोल्टिंग अकर्स इन आर्थ्रोपोड्स एट दी इमेच्योर स्टेज, और ऑप्शन बनेगी ए, क्योंकि अभी इमेच्योर है, उसने बड़े होना है, तो इसलिए पुराने स्केलेटन को गिरा के नया पैदा करेगा, जब मेच्योर हो जाएगा तो फिर मज़ीद बड़ा नहीं होगा। मसल फटीग इज़ कॉज्ड बाय, बी ऑप्शन, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कार्डिक मसल्स आर, तो इन ऑप्शंस में से इसका आंसर बनता है बी ऑप्शन 14 का, बी ऑप्शन इनवॉलेंट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा मैं फिर आपको MCQs की बता देता हूँ। MCQ नंबर 1 का आंसर है ए ऑप्शन, ए अल्फ़ा, 2 का आंसर है बीटा, 3 का आंसर है बीटा, बीटा मीन बी ऑप्शन, 4 का आंसर है ए अल्फ़ा, 5 का आंसर है बीटा, 6 2 बार लिखा हुआ है तो पहले वाले 6 का बीटा और दूसरे वाले 6 का अल्फ़ा, 7 का आंसर वो जो आखिर में ऑप्शन दिया हुआ है ई के नाम से, ई या सी के नाम से, तो ये बनता है ऑल ऑफ दी अबव। 8 का आंसर बीटा है, 9 का आंसर अल्फ़ा है, 10 का आंसर बीटा है और इसके बाद 11 का आंसर अल्फ़ा, 12 का अल्फ़ा, 13 का बीटा और 14 का आंसर भी बीटा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो चौथा पार्ट है इसका वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, उसमें से हमने तकरीबन आलमोस्ट सारे थ्योरी के दौरान पढ़े हुए हैं, मगर हम उसको एक दो बार देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसा जो हमने ना किया हुआ तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। पहला है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ क्रैम्प, तो इसकी कॉजेज़ में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, पानी की कमी, स्पाइनल कॉर्ड की इरिटेशन, ग्लूकोज की कमी, ये सारी इसकी कॉजेज़ है। टेटनस और टेटनी, कैल्शियम कम हो तो टेटनी होती है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से टेटनस का इन्फेक्शन होता है। तीसरा सवाल है व्हाट इज़ लिगामेंट, लिगामेंट उस कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं जो बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है और ये लचकदार इलास्टिक होता है। व्हाट इज़ न्यूटेशन, ग्रोथ मूवमेंट की वो टाइप जिसमें जिग जैग मूवमेंट होती है, इसको न्यूटेशन कहते हैं। पाँचवा है हाउ मेनी रिब्स डू नॉट अटैच टू द स्टर्नम, तो 11th एंड 12th पेयर, यानी टोटल पेयर कहेंगे तो 2, टोटल कहेंगे तो 4, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। हाउ इज़ रिकेट प्रोड्यूस, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। कॉज ऑफ टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई विच इज़ एन एरोबिक बैक्टीरियम। हाउ इज़ अ मसल फिटीक प्रोड्यूस, ATP के कम होने, लैक्टिक एसिड के जमा होने, pH के कम होने, मसल्स में दर्द होने को मसल फिटीक कहते हैं। अब ये कुछ डिफ्रेंसीशन है जी के डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो एक्सियल स्केलेटन में जो चीज़ें आती हैं स्कल, ईयर बोन्स, हायोइड, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स। एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, फोरलिम, हाइंड लिम।
अपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ होती हैं, एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं। फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक जिसमें लोकोमोशन हो, एक जगह से दूसरी जगह प्लांट के पार्ट्स या सेल मूव करें, प्लांट मतलब पूरा मूव करे। अगर तो स्टिमुलस लाइट है तो फोटोटैक्टिक, केमिकल स्टिमुलस है तो कीमोटैक्टिक। एग्जांपल एक एक साथ आप लिख देंगे। ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं और मेच्योर बोन सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ब्रेकियलस मसल का इंसर्शन होता है अल्ना पर, ब्रेकियोरेडियलस का इंसर्शन होता है रेडियस पर, तो दोनों फ्लेक्सर मसल हैं। द एंड ऑफ मसल अटैच टू द इमूवेबल बोन, इसे ओरिजिन कहते हैं, विच इज़ टू द मूवेबल बोन, इसे इंसर्शन कहते हैं। बोन टफ, हार्ड, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है और कार्टिलेज में क्योंकि मिनरल्स नहीं होते ये रिलेटिवली फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट हैं। आखिरी डिफरेंस है जी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन का। तो थिन फिलामेंट में 3 प्रोटीन होती हैं, मेन और चीफ प्रोटीन तो एक्टिन है, थोड़ी मिकदार में जो होती हैं वो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक पे कैल्शियम आयन जुड़ता है, दूसरी पे ट्रोपोमायोसिन और तीसरी पे एक्टिन। जबकि ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, कैल्शियम की एब्सेंस में क्रॉस ब्रिजेस को बनने से रोकता है और कैल्शियम की प्रेजेंस में क्रॉस ब्रिजेस को बनने देता है, यानी थिक और थिन फिलामेंट को अटैच होने देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज की, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए हैं, वो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के बता दूंगा। और इसके साथ एक आपको असाइनमेंट दी थी, उसको भी किसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, मगर नेक्स्ट लेक्चर में अब हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, एक और बात आपको बता दूं, क्योंकि इस मंथ में, कमिंग मंथ में आपके 2 टेस्ट भी होंगे, उन टेस्ट का सिलेबस हमने इसी चैप्टर को 2 हाफ्स में डिवाइड करके रखा है। जो T1 का सिलेबस है वो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स के टॉपिक तक होगा आपका, यानी मसल से पीछे पीछे, और सेकंड हाफ में फिर मसल से लेके ऑनवर्ड चैप्टर के एंड तक जो है ना वो आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।